हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और फिलहाल आज के जो टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं तो वो हमारा आज का टॉपिक है हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज। फिलहाल इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हमने पादप हार्मोन्स के बारे में आपको बताया था कि पादप हार्मोन क्या होते हैं और वो पौधे के ऊपर किस तरह से अपना इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में हमने आपको उस वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाकर के हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जो पादप हार्मोन्स वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आज हम जो जानेंगे वो जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियाँ एक ऐसी संरचना हमारे शरीर में होती है जो कि क्या करती है, वहाँ से कुछ न कुछ पसीने के रूप में या एक लिक्विड के रूप में या तेल के रूप में या दुग्ध के रूप में जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स जो है वो या हार्मोन्स का जो है उनमें निर्माण होता रहता है और वो एक स्राव छोड़ते रहते हैं ग्रंथियाँ। ठीक है, इन्हीं को हम ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक, एक ऐसी संरचना होती है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि शरीर की ऐसी संरचना जो शारीरिक पदार्थों से कुछ नया निर्मित करे। ठीक है, वो ग्रंथि कहलाती है, यानी हमारी शरीर से कुछ न कुछ नया बनता है उनमें, वो क्या कहलाएंगी, ग्रंथियां कहलाती हैं, जहां पर ये बनता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ग्रंथियां क्या है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो ग्रंथियां जो होती हैं हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होंगी? मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां ये पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है हमारी वो होती है, यहाँ पर हिंदी टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो इसको हम बोलेंगे वाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, बहिर्स्रावी लिखा है, इसको वाह्यस्रावी भी कह सकते हैं, यानी डीप सिक्रीशन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, यानी वाह्यस्रावी ग्रंथियां, ध्यान रखिएगा इसको, वाह्य इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वाह्यस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, दूसरी होती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरी जो हमारी है वो है हमारी मिश्रित ग्रंथि, इसको ब्लेंडेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। ब्लेंडेड ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं, जो है हमारी मिश्र ग्रंथि। तो पहली कौन सी हो गई हमारी? पहली वाह्यस्रावी हो गई, दूसरी अंतःस्रावी हो गई और तीसरी मिश्रित ग्रंथि हो गई। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। तो चाहे तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे जो वाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जो वाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं, देखिए आज का वीडियो हमारा कुछ लंबा जरूर हो सकता है, बट यहाँ पर हम सारी ग्रंथियों के बारे में आज के इस वीडियो में कवर करना चाहेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो हम अगले वीडियो के साथ में आपको उसके बारे में बता देंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वाह्यस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। देखिए, वाह्यस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनमें अपना स्राव ले जाने के लिए नलिका जैसी संरचना होती है, यानी कि जैसे आप घर में पानी निकलता है तो उसके लिए पाइप होती है, पाइप के अंदर से ही पानी जाता है आपका, है ना। और बारिश का पानी आपने देखा होगा बिल्कुल ही ओपन रूप में जो है पृथ्वी पर आता है, बारिश के, उसमें कोई पाइप नहीं होती है, सीधे ही वो पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, अपना स्राव ले जाने के लिए नलिका जैसी संरचना होती है, यानी नलिकाओं के अंदर से अपना स्राव ये जाता है और किसी निश्चित स्थान पर अथवा निश्चित अंग पर ले जाते हैं। इसके लिए इनमें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं, इसीलिए हम इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। यानी वाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होंगी उनको हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, इसी से इनका स्राव जो है वो हमारे विशिष्ट अंग तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या है। अब आगे हम बात करते हैं, उदाहरण भी हम देख लेते हैं इसका, कि उदाहरण के तौर पर श्वेत ग्रंथि, यानी श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं? जो हमारे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, अपना स्राव त्वचा के ऊपर छोड़ देती हैं। यानी पसीना जो आता है हमारा एक नलिकाओं से होकर के आता है और हमारे त्वचा के ऊपर जो है ये छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे अगला उदाहरण हमारा दुग्ध
दुग्ध ग्रंथियों का, जो कि अपना स्राव कहाँ ले जाती हैं, स्तनों में ले जाती हैं, और इसका प्रभाव विशेष जो है प्रभाव विशेष स्थान पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रंथियां कार्य करती हैं। अब ये हो गया बहिस्रावी ग्रंथियों की बात। अब हम जानेंगे यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में? अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर वे ग्रंथियां जिनमें अपना स्राव ले जाने के लिए नलिका जैसी संरचना नहीं होती है, अपना स्राव सीधे कहाँ छोड़ते हैं? रुधिर में छोड़ देते हैं। अभी आपने जो बहिस्रावी के बारे में जाना, वहाँ पर क्या होता है? नलिका होती है, इसलिए उनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? नलिका जैसी कोई संरचना नहीं होती है और अपना स्राव ये सीधे कहाँ छोड़ते हैं? ये अपने रुधिर में छोड़ देते हैं। इसीलिए इनका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, यानी ब्लड में होते हुए पूरे शरीर में ये पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए इनका प्रभाव क्या है? पूरे शरीर में पड़ जाता है। इनसे निकलने वाले स्राव हार्मोन्स होते हैं। इन ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां, क्योंकि इसमें नलिकाएं नहीं है, इसीलिए हम इसको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है क्लियर हो गया होगा। तो अगला हम जानते हैं कि मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि भी क्या होती है, ये हम जानेंगे। तो मिश्रित ग्रंथि को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लेंडेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेंडेड ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो मिश्रित ग्रंथि में यानी वो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का मिक्सचर होती है, यानी दोनों से मिलकर के वो कार्य करती हैं दोनों तरह से। यह हमारे शरीर में एक ही होती है। पेनक्रियाज या इसको हम अग्नाशय ग्रंथि, यह अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों ही कार्य करती है। पेनक्रियाज या अंतःस्रावी ग्रंथि भी हम कह सकते हैं, इसको अग्नाशय ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो क्योंकि ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि का नाम आपको बताना है। तो मिश्रित ग्रंथि का नाम आप कौन सा बताएंगे? ये आप बताएंगे अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी बताएंगे? अग्नाशय ग्रंथि आपकी क्या है? मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। क्लियर हो गया? और आगे बात करें कि थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी, किसको? थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है ना, और अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इनको अलग से नोट डाउन करते हुए चलिए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चले। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं किसको? अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि, उनसे स्रावित हार्मोन्स और उनके प्रभाव जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उन सभी के जो ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनके हम नामों के बारे में चर्चा कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम एक करके उस ग्रंथि का क्या कार्य है उसके बारे में हम जानते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली जो ग्रंथि है हमारी वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ये देखिए मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या करती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, कुछ बुक्स में हो सकता न दिया हो, बट अधिकांशतः बुक्स में आपको ये मिलेगा कि हाइपोथैलेमस भी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अगली जो ग्रंथि है हमारी दूसरी है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहेंगे और इंग्लिश में आपका पिट्यूटरी लिखा भी मिल सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तीनों नाम पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और आपका मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है। अगली जो ग्रंथि है वो हमारी है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। चौथी हमारी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि है।
ठीक है। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि, यानी हर ग्रंथियों के नाम आपको याद होने चाहिए ताकि ये ना आप समझ सकें कि कौन सा ग्रंथि ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है या कौन सी ग्रंथि है। तो आपको ये ध्यान में रखना है और सभी ग्रंथियों के नाम भी आप नोट डाउन करके उनको याद भी करते हुए चलेंगे। अगली ग्रंथि हमारी अग्नाशय ग्रंथि है और उसके बाद में जो 7वीं ग्रंथि है वो एड्रिनल, या एड्रिनल को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे पीयूष ग्रंथि के 3 नाम है, ऐसे इसके 2 नाम है, एड्रिनल और अधिवृक्क ग्रंथि भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको एड्रिनल कहते हैं। मादा में अंडाशय भी एक अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में रखे गए हैं और इसके बाद में नर में जो टेस्टिस होते हैं यानी वृषण होते हैं, इनको भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने जाना कि ये हमारे क्या है, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इनसे कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो स्रावित होते हैं और ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं मानव में। ठीक है, मानव शरीर में ये ग्रंथियां कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।